Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Mohammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके पास आपके जहन में उस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स का बुनियादी कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट का होना ज़रूरी है। वो कंसेप्ट आपको याद हो तभी आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इज एवरी ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन? गिव एग्जांपल्स। आया हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? मिसालों से इस बात को वाज़ेह करें। तो एक क्वेश्चन का आंसर होता है और एक उसका एक्सप्लेनेशन होता है। आंसर हर कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर सीधा साधा 2 या 3 पॉइंट्स पे होता है, 2-3 लेक्चरों में आता है। आंसर के बाकी हिस्से में हम उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो जवाब इसका यह है, नो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। इट मे और मे नॉट बी सिंपल हार्मोनिक। ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो भी सकता है और नहीं भी। अब हम इसको मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं और उसके लिए इसको समझने के लिए ऑसिलेटरी मोशन का और सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफिनीशन और उसका कंसेप्ट ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। अब इस बात को समझने के लिए कि हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता, सबसे पहले हम ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन एंड व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑसिलेटरी मोशन द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी। ऑसिलेटरी मोशन किसी जिस्म का सिर्फ अपने वस्ती मकाम से इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे पीछे हरकत को हम कहते हैं। ये सब मिसालें ऑसिलेटरी मोशन की है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मास स्प्रिंग सिस्टम, मोशन ऑफ हार्ट बीट, मोशन ऑफ शॉक अब्जॉर्बर्स ऑफ ए कार, the up and down motion of a body on an elastic surface, damped oscillation and forced oscillation। ये सारे मिसालें ही ऑसिलेटरी मोशन के हैं। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज दैट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच acceleration is directly proportional toward displacement and this acceleration is directed toward the mean position. A is proportional to minus x। हर वो ऑसिलेटरी मोशन जिसमें ये दो शराइत पूरे हों तो वो ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। अगर किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में ये दो शराइत पूरे न हो तो फिर वो ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन काउंट नहीं होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसिडर नहीं होगा। तो इन दो शराइत के लगाने से इनमें से कुछ ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाते हैं और कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। जैसा कि हम अगर देखें तो ये हार्ट बीट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। इसी तरह मोशन ऑफ शॉक ऑब्जर्वर वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के शराइत को पूरे नहीं करता। इसी तरह द अप एंड डाउन मोशन ऑफ ए बॉडी, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये सारे चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के शराइत को पूरा नहीं करते, इसी वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन के शराइत को पूरा नहीं करते। अब हम इन दो मिसालों को सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये सिंपल हार्मोनिक मोशन काउंट नहीं होते, कंसिडर नहीं होते। अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने आपको बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में रेस्टोरिंग फोर्स होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को ज़्यादा करेंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा और अगर डिस्प्लेसमेंट को कम करेंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स कम होगा। जैसे कि अगर हम सिंपल पेंडुलम में देखें, सिंपल पेंडुलम में तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा देंगे इसको तो रेस्टोरिंग फोर्स भी इस पर ज़्यादा लगेगा और ये रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब आप इस मिसाल को देखें, द अप एंड डाउन मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन एन इलास्टिक सरफेस। फर्ज करें ये हमारे पास एक इलास्टिक सरफेस है, हमने यहाँ पर एक बॉल को ड्रॉप किया, यहाँ से इलास्टिक सरफेस के टकराने के बाद ये फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये
वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है ये इस तरह। इस वाइब्रेटरी मोशन में, अप एंड डाउन मोशन में, चूंकि फोर्स वेट के बराबर होता है और वो कांस्टेंट रहता है, फोर्स कांस्टेंट रहता है। हमने यहां पर बताया कि ये रेस्टोरिंग फोर्स ये कांस्टेंट नहीं होता बल्कि ये वेरिएबल होता है, ये वेरी करता है विद द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो रेस्टोरिंग फोर्स कम होगा। चूंकि रेस्टोरिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में अमल करता है। यह हमारे पास जो फोर्स आता है वो वेट के बराबर है, चूंकि ये अप एंड डाउन मोशन है और अप एंड डाउन मोशन में वेट अमल करता है। और वेट चूंकि एक कांस्टेंट फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स नहीं है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के शर्त को पूरा नहीं करता। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। इसी तरह अगर हम पोस्ट ऑसिलेशन को ले लें, पोस्ट ऑसिलेशन ये वो ऑसिलेशन है, फर्ज करें हमने इस पेंडुलम को डिस्प्लेसमेंट दी और इसको अपनी हालत पर छोड़ दिया, फिर ये इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा। डिटेल के साथ हमने ट्रैपिक किया है। अगर हम इसको छोड़ दें तो ये अपने ही तौर पर ये वाइब्रेशंस परफॉर्म करेगा। इसको हम इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब ये पेंडुलम अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन परफॉर्म करता है तो इसको हम इसके प्री ऑसिलेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको दोबारा इस पर फोर्स लगाए, ये फिर आता है, दोबारा फोर्स लगाए, फिर आता है, फिर एक बार फोर्स लगाए, तो पर हम इसको पोस्ट ऑसिलेशन कहते हैं। द ऑसिलेशंस ऑफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आर कॉल्ड पोस्ट ऑसिलेशन। तो इन पोस्ट ऑसिलेशन में मैंने आपको बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस बॉडी में एक्सेलरेशन जो पैदा होती है वो रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है। इस बॉडी में सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से पैदा होगी। इस हालत में अगर हम देखें तो ये इस पर हम जो अगेन एंड अगेन फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स की वजह से हम एक समय एक्सेलरेशन पैदा कर रहे हैं। आसान मतलब, इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से नहीं, बल्कि हमारे इस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने से इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। वंस अगेन द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट सेटिस्फाइंग। यहां पर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का शर्त पूरा नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कि ये भी फोर्स ऑसिलेशन, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंसिडर नहीं होगा। इसी तरह दूसरे मिसाल भी है कि वो ऑसिलेशन जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंडीशन पूरे नहीं होते वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसिडर नहीं होंगे, और जिन मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन के शराइत पूरे होंगे तो वो ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसिडर होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ पार्टिकल with simple harmonic motion, at what point of motion does the velocity attain maximum magnitude and minimum magnitude? सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान एक जिस्म की वेलोसिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पर मिनिमम होगी, ये है क्वेश्चन का मतलब। सो द आंसर इज, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अटेन मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट द मीन पोजीशन एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड एट द एक्सट्रीम पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस्म की वेलोसिटी मीन पोजीशन पर ज्यादा होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर कम होगी। वजह, सो द रीजन बिहाइंड इज, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की दूसरी शर्त यह है कि इसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। चूंकि इसमें ये बॉडी मीन पोजीशन की तरफ जब जाता है तो ये एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेशन मीन्स increase in velocity. As it is accelerating toward the mean position, it means that its velocity is increasing toward the mean position. इसको समझने के लिए आप डायग्राम को देखें। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पर दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। यहां से हम इसको रिलीज करते हैं तो अब यहां पर देखिए सिरे से यहां पर वेलोसिटी 0 के बराबर है। जब हमने यहां पर इसको पकड़ा हुआ है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर है। अब जब हम यहां से इसको रिलीज करते हैं सो इट विल मूव टुवर्ड द मीन पोजीशन।
इस मीन पोजीशन की तरफ हरकत के दौरान ये एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट मीन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट दिस पोजीशन। अब जब ये दूसरी जानिब एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब बढ़ेगा यहां, तो इसकी वेलोसिटी दोबारा कम होती जाएगी यहां तक कि यहां पर भी इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाएगी। सो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल is maximum at the mean position and it is minimum at the extreme position. Now question number 3, is the restraining force on mass attached to a spring in simple harmonic motion ever zero? If yes, where? क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान मास स्प्रिंग सिस्टम में इस बॉडी ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग पर सिंपल हार्मोनिक मोशन 0 के बराबर हो सकता है या नहीं? अगर 0 के बराबर हो सकता है तो किस पॉइंट पर? तो आप यहां पर देखें, इसके जवाब से पहले हम डायग्राम को से वजाहत करते हैं। मैंने आपको बताया कि रेस्टोरिंग फोर्स कब पैदा होता है? जब हम इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस तो हम इसको जितना डिस्प्लेस करेंगे उतना ही इस पर रेस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में अमल करेगा, और वो इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इसको ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे तो ज़्यादा रेस्टोरिंग फोर्स अमल करेगा, और अगर कम डिस्प्लेस करेंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स कम पैदा होगा। अब आप यहाँ पर देखें, जब ये अपने मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। यहाँ पर आप देखें, इन पोजीशन पर आहिस्ता आहिस्ता इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, और जब ये ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन पर आ जाएगा, मीन पोजीशन पर, तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर हो जाएगा। ख्वा ये पेंडुलम हो, ख्वा ये मास स्प्रिंग सिस्टम हो। Mass spring system, let it is the mean position of the mass spring system. We have stretched it to the extreme position. अब अगर यहाँ से हम इसको रिलीज करते हैं तो रेस्टोरिंग फोर्स इस पर अमल करेगा टूवर्ड द मीन पोजीशन, लेकिन जब ये अपने मीन पोजीशन पर दोबारा आ जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर हो जाएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर हो जाए तो रेस्टोरिंग फोर्स चूंकि -kx के बराबर है, x is equal to 0, restoring force will be equal to 0. डिस्प्लेसमेंट के 0 होने की वजह से रेस्टोरिंग फोर्स भी मीन पोजीशन पर 0 के बराबर हो जाएगा। सो द आंसर इज यस, द रेस्टोरिंग फोर्स ऑन अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी 0. दिस रेस्टोरिंग फोर्स इज 0 at the mean position where the displacement is 0. Because at the mean position displacement is 0, so restoring force will automatically will be equal to 0. Question number 4, if we shorten the string of a pendulum to half of its length, what is the effect on time period and frequency? अगर हम एक पेंडुलम के स्ट्रिंग को हाफ ऑफ इट्स लेंथ तक कम करें, इसके लंबाई को कम करें आधे तक, तो उसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा? तो आंसर हम लिखते हैं, by shortening the string of the pendulum टाइम पीरियड विल डिक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। इसके लेंथ को कम करने से इसका टाइम पीरियड कम होगा और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब ये किस तरह होता है, कैसे कम होता है, कितना कम होता है, तो उसको समझने के लिए अगर आप देखें, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम 2 पाई एल डिवाइड बाई जी अंडर द रूट के बराबर है। अगर हम इसके लेंथ को हाफ तक कम करें, स्ट्रिंग के लेंथ को एल बाई 2, तो टाइम पीरियड तब्दील होगा टी डैश लेंथ के तब्दील करने की वजह से एल डैश डिवाइड बाई जी। अब हम एल डैश की जगह एल बाई 2 लगाते हैं, तो 2 पाई टी डैश विल बी इक्वल टू 2 पाई एल डैश की जगह एल डिवाइड बाई 2 जी। अब हम इस 2 को अंडर रूट से बाहर ले आते हैं, तो इसका अंडर रूट तो हम ले नहीं सकते, तो अंडर रूट के साथ ही ये बाहर आ जाएगा 1/2 अंडर द रूट और 2 पाई एल ओवर जी। अब आप यहाँ पर देखें 2 पाई एल डिवाइड बाई जी, दिस इज द एक्चुअल टाइम पीरियड, ये पहले वाले टाइम पीरियड के बराबर है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं
इसकी जगह कैपिटल टी को, सो टी डैश विल बी इक्वल टू टी डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट। सो टी डैश इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट। तो इस इक्वेशन से जाहिर होता है कि टी डैश की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि हम टी को 2 अंडर द रूट से डिवाइड करेंगे और 2 अंडर द रूट चूंकि ग्रेटर देन 1 है, इट इज ग्रेटर देन 1, सो इट विल डिक्रीज। नाउ फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। अब देखें, द इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई जी डिवाइड बाई एल। चूंकि लेंथ फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स वेरिएशन में है, अगर हम लेंथ को कम कर दे हाफ तक, एल डिवाइड बाई 2, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। द चेंज फ्रीक्वेंसी विल बी एफ डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई जी डिवाइड बाई एल डैश अंडर द रूट। एल डैश की जगह हम एल बाई 2 को पुट करेंगे, तो इक्वेशन जी डिवाइड बाई एल डिवाइड बाई 2, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2g डिवाइड बाई एल। अब यहाँ से हम इस 2 को अंडर रूट 2 को जुदा करते हैं, तो 2 अंडर रूट 2 पाई जी डिवाइड बाई एल। यहाँ पर आप देखें 1/2 पाई जी डिवाइड बाई एल, ये एफ के बराबर है, एफ के। तो हम इसकी जगह पुट करेंगे एफ को, एफ डैश विल बी इक्वल टू 2 अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाई एफ। अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है क्योंकि 2 अंडर द रूट इज ग्रेटर देन 1, और जब हम किसी क्वांटिटी को ग्रेटर देन 1 से ज़रब देंगे तो वो इंक्रीज होंगी। जब हम किसी क्वांटिटी को ग्रेटर देन 1 से, फर्ज करें असल फ्रीक्वेंसी 100 हो और फर्ज करें 2 अंडर द रूट हमारे साथ जो पास जो आता है वो 1.3 आता है सपोज, तो इनको ज़रब देने से यहाँ पर वैल्यू 130 ये ज़्यादा हो जाएगी। तो लेंथ को डिक्रीज करने से टाइम पीरियड डिक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी।